नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज एक बेहद गंभीर मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। वो मुद्दा ये सवाल उठाता है कि क्या भारत में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो जासूसी की नर्सरी बन चुकी है? क्या ये जो ट्रैवल ब्लॉग हैं ये एक टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं? चाहे यूट्यूबर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गार्ड की नौकरी करने वाला हो, आखिर कैसे ये आईएसआई के चंगुल में आ रहे हैं? देश में कितने जासूस हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हम इन जासूसों पर शिकंजा कस रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जगह से भी हम जासूसों को लगातार पकड़ रहे हैं। लेकिन ये इसका दायरा कितना बड़ा है? ऐसे कितने हैं जो साइलेंट हो गए हैं? और बड़ा सवाल ये है कि ये जो देश में गद्दार हैं ये कहां-कहां किस रूप में छिपे बैठे हैं? इन तक कैसे पहुंचा जाएगा? क्योंकि ऐसे माहौल में एक तो बात स्पष्ट हो गई है कि सीमा पर जो युद्ध लड़ा जाता है उसके अलावा भीतर भी एक युद्ध लड़ना पड़ रहा है। छोटी सी उम्र के जो स्टूडेंट हैं 24-25 साल के, वो तक जासूसी में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। जो टीका लगाकर यूट्यूबर बने हुए घूम रहे हैं वो पाकिस्तान में बड़े अधिकारियों के संपर्क में है। जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें लग्जरी ट्रीटमेंट मिलता है। जो यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है वो यहां वीडियो बनाकर भेज रहा है। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? ये जो पूरा एक जाल सा बुना गया है, इसे भेदने को लेकर हम कितने तैयार हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। ये ज्योति मल्होत्रा है जो कुछ दिनों से मीडिया की सुर्खियों में है। ज्योति एक यूट्यूबर है जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं जो चौंकाने वाले हैं। और अब वक्त है ज्योति मल्होत्रा की पूरी कहानी जानने का। कौन है ज्योति मल्होत्रा? ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। दिल्ली में नौकरी करती थी, फिर ट्रैवल ब्लॉगर बन गई। ट्रैवल विद जो नाम का यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो ये तो रहा ज्योति मल्होत्रा का परिचय। अब आते हैं असली कहानी पर। साल 2023 और 2024 में ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई थी। उसके वीडियो देखने पर पता चलता है कि ज्योति पाकिस्तान में ऊंची पकड़ रखती थी। और ऐसा कैसे संभव हो पाया, तो इसकी वजह भी जान लीजिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का अधिकारी अली हसन ही वो व्यक्ति है जिसने ज्योति के पाकिस्तान जाने पर उसके बैरोकटोक घूमने और 5 स्टार होटल में ठहरने का इंतजाम किया था। केंद्रीय एजेंसियों की जांच में ये भी सामने आया कि वो वीजा के लिए पाक दूतावास गई, जहां दानिश से नंबर शेयर हुआ और वह उससे बातचीत करने लगी। 2023 में जब वो पहली बार पाकिस्तान गई तो दानिश ने उसे अली हसन से मिलने को कहा। इसके बाद पाकिस्तान में ज्योति को पुलिस सिक्योरिटी दी गई। जिस 5 स्टार होटल में वो रुकी उसका वीडियो भी उसने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। अली हसन ने ही उसे आगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मिलवाया। ज्योति की मुलाकात तब शाकिर और राणा शहबाज से हुई। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया। उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी के नंबर पर शक न हो इसलिए उसे जट रंधावा के नाम से फीड कर लिया। भारत लौटने के बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत दूसरे माध्यमों के जरिए उन्हें खुफिया जानकारियां भेजने लग गई। तो यहाँ सवाल उठता है कि जांच एजेंसियों के निशाने पर ज्योति और दानिश कैसे आए? ऐसे खुला ज्योति का राज। 6-7 मई की रात भारत की पाक पर स्ट्राइक के बाद जांच एजेंसियां पूरे देश में एक्टिव थी। पंजाब के मलेरकोटला से 8 मई को पाक के लिए जासूसी के शक में गजाला खातून को पकड़ा।
गजाला ने बताया कि फरवरी में वो पाकिस्तानी वीजा के लिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में गई थी। गजाली की मुलाकात दानिश से हुई, नंबर एक्सचेंज हुए। दानिश गजाला से बातचीत करने लगा। दानिश ऑनलाइन तरीके से गजाला को रुपए भी भेजने लगा। गजाला से दानिश खुफिया सूचनाएं लेता रहता था। गजाला ने ही पूछताछ में बताया कि मालेर कोटला में दानिश का एक सोर्स और है। 9 मई को पुलिस ने गजाला के साथी यामीन मोहम्मद को पकड़ लिया। इसी बीच केंद्रीय एजेंसियों ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश को ट्रैक करना शुरू कर दिया। इस दौरान पता चला कि ज्योति भी दानिश से बात करती है। पूछताछ के बाद ज्योति की जासूसी की कड़ी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ रही है। एनआईए पहले ही इस हमले की जांच कर रही है। ज्योति भी हमले से पहले जनवरी में कश्मीर गई थी, जहां उसने आतंकियों के टारगेट पर रहने वाली जगहों पर जाकर वीडियो बनाए थे। इनमें पहलगाम भी शामिल था। इसके बाद वो राजस्थान बॉर्डर पर भी गई और रात रुककर फेसिंग तक के वीडियो बनाए। जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं ज्योति के जरिए आईएसआई ने कश्मीर और पहलगाम में रेकी तो नहीं कराई। ज्योति के जरिए उन्हें पता चला हो कि बाकी जगहों पर सिक्योरिटी रहती है, लेकिन पहलगाम ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से सेना या पुलिस मौजूद नहीं होती, जिसके बाद इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही है कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के अलावा कहीं ज्योति सीधे आतंकियों को तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही थी। इसके लिए उसके मोबाइल और लैपटॉप का डाटा खंगाला जा रहा है। जो डाटा मोबाइल और लैपटॉप से डिलीट किया गया है, उसे रिकवर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। तो अब बड़ा सवाल यह है इस रिपोर्ट के बाद कि हमारे देश में ये जासूसी नेटवर्क का जो फैलाव है और जिस आड़ में वो है, वो बड़ा गंभीर है। लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं और क्या वाकई ये लोग टूल किट बनकर काम कर रहे हैं? आज कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ तंवर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इस पूरे विषय की गहराई को समझाने के लिए पूर्व डीजीपी रामनिवास जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर और प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं रामनिवास जी से ही आज इस पूरे विषय की करना चाह रहा हूं, लेकिन उनके पास लौटूं उससे पहले हमारे साथ जो और मेहमान हैं उनके साथ चर्चा को शुरू करते हैं। रमेश जी, आप मुझे सबसे पहले बताएं, क्या ये हैरानी या अचरज भरी स्थिति हमने देखी कि जब हमें पता लगा कोई स्टूडेंट, कोई यूट्यूबर, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर, ये लोग जासूसी का काम कर रहे हैं? वरुण, देखो, इसमें पहले तो ये है कि हमारी जो एजेंसियां हैं ऐसे लोगों पे नजर रखती हैं और अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जासूस हमारे देश में पहले भी पकड़े जाते रहे हैं और वो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे शिक्षण हो, संस्थान हो, पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, पुलिस हो, कोई ऐसा विभाग, डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां से ये लोग निकल के ना आए हों। लेकिन हैरानगी वाली बात ये है कि ये जो महिला है पाकिस्तान भी जा रही है और पहलगाम उस स्पॉट पे जा रही है जहां पे इंसिडेंट हुए हैं पहले ही। तो कड़ियां तो जोड़ी जानी चाहिए कि क्या उनके लिंकअप इनके वीडियो से, इनके कार्यकलाप से और इनकी चीजों से जुड़े हुए हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के लोग इनके संपर्क में हैं और दूतावास के लोग इनके संपर्क में हैं और ये पहले से पाकिस्तान दौरा 2 बार 3 बार कर चुकी है, फिर चाइना भी जाती है। हमारी खुफिया एजेंसियां बेखबर है कि पहले तो ये होता है आज की डेट में कि जो भी पाकिस्तान से अगर बात करते हैं, आप पत्रकार हो, मैं पत्रकार हूं, हमारे कई सारे पत्रकार ऐसे हैं पाकिस्तान में जो लगातार बात होती है, चैनलों भी पे जुड़ते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है। हम क्या बोलते हैं वो टीवी पे दिखता है, क्या लिखते हैं वो अखबारों में दिखता है। लेकिन हिडन एजेंडा के साथ में जो लोग एक काम कर रहे हैं वो चीजें धीरे धीरे निकल के आ रही हैं।
अभी घटना हुई है उसके बाद में कितने लोग बाहर निकल के आ पाए हैं। तो इसमें पहली गलती तो मुझे लग रहा है कि हमारी खुफिया एजेंसियों की कहीं ना कहीं चूक तो है कि जो हम्म, इस तरीके की चीजें हो रही हैं वो आंखों से, नजर से कैसे निकल जा रही हैं। वो चीजें हम्म, सामने, वो तो खुदा न खास्ता ये है कि बहुत जल्दी चीजें पकड़ में आ गई हैं। और अब जो एजेंसियां ये कह रही हैं कि पहलगाम में जहां ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ये महिला उसके इर्द गिर्द भी जनवरी में, फरवरी में जा चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्पॉट सारे उन्होंने ही बताए हों कि यहाँ पे हम्म, बहुत ही सॉफ्ट टारगेट तरीके से आप लोग कर सकते हो। और हो सकता है इसके अलावा और भी टूरिस्ट जो पैलेस हैं, जो इनके वीडियोज हम लोग 3-4 दिन से देख रहे हैं, वो उत्तराखंड में भी जाती है वादियों में, वो हिमाचल में भी जाती हैं, वो हर जगह उनके वीडियोज हमने देखे हैं जहां पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं। और अगर कोई आतंकी घटना उसमें होती है तो बड़े आसानी से की जा सकती है। तो क्या ये सारी चीजें और कड़ियां उनसे जुड़ रही हैं? और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, कड़ियां इसलिए जुड़ सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो जैसे कोई आम लोग इनसे नहीं जुड़े हुए हैं, आईएसआई के लोग इनसे जुड़े हुए हैं, सेना के पूर्व वहां के लोग हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर सामान्य महिला है, यूट्यूबर है, तो वो जाएगी ननकाना साहब में जाके वीडियो बना लेगी, लाहौर में जाके लोहा मंडी वहां के जाके वीडियो बना लेगी, हमें दिखा देगी। लेकिन इनकी हरकतें दिखती नहीं है कि ये बहुत सामान्य है। उनकी हरकतें ऐसे निकल के आई हैं जो हमें आगे और हमारी हुकूमत को आगे परेशान कर सकती थी। और वो बहुत अच्छी बात है, अभी आइडेंटिफाई कर लिया गया, अभी वो पकड़ के आ गई। नहीं तो ये चीजें बहुत ज्यादा वरुण आगे बढ़ सकती थी। मैं आता हूं आपके पास। आपने इस विषय को समझाया। रामनिवास जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के डीजीपी रहे हैं, बहुत सारे पुलिस के ऐसे ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया, क्योंकि जिस राज्य में वो डीजीपी रहे हैं उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। रामनिवास जी, बड़ा सीधा सपाट सा सवाल है इस पूरे प्रकरण को देखते हुए। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, ऐसा लग रहा है वो जासूसी की नर्सरी बन रही है, और ये जो सोशल मीडिया है इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नए तरीके का ट्रेंड देखा आपने? वरुण जी, ये जो भी एम्बेसी रहती है, हम एम्बेसी पे उतना दोष नहीं डाल सकते, जी। क्योंकि किसी भी देश की उनका तो काम यही है कि वो अपने यहाँ से भारत से सूचना एकत्रित करें और अपने हम्म, देश के लिए काम करें। ये हम्म, जैसे कि अभी हमारे साथी रमेश जी ने बताया, ये हम्म, हमारी एजेंसी की, पुलिस की भी भारी चूक है। आजकल हम जिसको कहें कि बेसिक इंटेलिजेंस, बेसिक पुलिसिंग, उसकी कमी है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें हो रही है। 95% इंटेलिजेंस, क्या कहें कि आप तो 99% इंटेलिजेंस ओपन इंटेलिजेंस रहती है, उसमें किसी की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है कि हमें कहाँ से जानकारी है। उसको मात्र ये है कि वो, जिसको कहीं वो आंखें चाहिए, वो देखने वाले चाहिए, उसमें समय लगाना पड़ता है उसके लिए। मैं भी एक पुलिस अधिकारी के रूप में पूछ रहा हूँ, जब कोई 3 बार पाकिस्तान जा रहा है तो फिर यहाँ की जो थाना प्रभारी थे, जिस क्षेत्र में पकड़ी गई, वो क्या कर रहे थे, वहां का जिला क्या कर रहा था, हमारी एजेंसी क्या कर रही थी? क्योंकि ये बड़े स्पष्ट सवाल, प्रश्न है कि हम पाकिस्तानी एजेंट, उनका काम है वो तो हमारे देश में पूरी जानकारी लें, सब कुछ करें। तो ये एक तरीके से पुलिस की भी चूक है, और हमारी एजेंसियों को और हमारी पुलिस व्यवस्था को इसमें और चौकस होने की जरूरत है। आजकल हम दिखावे में ज्यादा आ गए हैं, जो मूलभूत हम्म, काम है उसको नहीं करते हैं। और उसकी वजह से ये क्या है, क्योंकि इंटेलिजेंस का काम है, वो बैठ के टेबल पे घंटों लगाने पड़ते हैं, फिर डिजिटल मीडिया देखना पड़ता है, एक एक चीज को एनालाइज करना पड़ता है, डॉट से डॉट मिलाने पड़ते हैं। और हम्म, डॉट से डॉट मिलाने के अंदर, और 99% वो चीजें जब 3 बार ये पाकिस्तान गई, या इसी प्रकार से वहां पाकिस्तान एम्बेसी में जाके मिल रहे हैं, तो वो सारी सारी चीजें पहले आ जानी चाहिए। और आजकल तो डिजिटल इंटेलिजेंस के कारण और आसान काम है। पहले हम्म, व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था, आजकल तो आप लेके बैठिए, जो 3 बार पाकिस्तान गया तो अपने आप रिकॉर्ड है। वो तो एक से एक क्लिक डालिए कि पाकिस्तान में कौन कितनी बार जा रहा है, सिंपल सामने आ जाएगा। कोई 2 बार से अधिक जा रहा है कि 1 बार जा रहा है, कोई रिश्तेदार है क्या उसका? तो इस प्रकार से ये पूरे देश के लिए एक कहें कि अलार्म है,
इसमें और एजेंसीज को चौकस होना चाहिए। दूसरे के ऊपर दोष मानने से हमें कोई फायदा नहीं। और ब्लॉगर 1 महीने के लिए पाकिस्तान गई, ब्लॉगर 1 महीने के लिए नहीं जाता है, और वहां से आने के थोड़े दिन बाद वो चीन भी चली गई, मतलब चीन का वीजा भी आसानी से मिल गया, जिसका 55 गज का घर है। हाँ, तो वो उसी कारण है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब ये सिंपल, क्योंकि ये तो ऑनलाइन वीसा भी चीन का भी मिला, पाकिस्तान का मिला, वहां के जिला पुलिस को, वहां का थाना प्रभारी को, वहां के सबको, क्योंकि जो भी कोई वीसा मिलता है तो प्रोसेस तो जो कोई भी चीज है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस थाने के माध्यम से, जिले के माध्यम से होते हैं। तो मेरा सीधा प्रश्न ये भी है, एक सामान्य नागरिक के रूप में भी, इस देश के नागरिक के रूप में भी, दूसरा ये है कि एक अधिकारी के रूप में भी पुलिस में हम लोगों ने काम किया है कि ये लापरवाही है। अब बाद में उसको कहें कि उसने ये क्या, अब तो वो है ढोल पीटने वाली, अब तो कोई भी एक आदमी उसको ढूंढ लेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इंटेलिजेंस का काम ये है कि पहले जो घटना है उसमें से, ऐसा नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल ही वो है काम कर रही है, लेकिन 99% घटनाएं जो हैं वो इंटेलिजेंस को उसके अंदर से पहले उनको कलेक्ट करके, जिसमें कहते हैं कि इंटेलिजेंस में कलेक्शन, कोलेशन एंड उसका इंटरप्रिटेशन, कि हम किसी चीज को एकत्रित करते हैं, उसको फिर डॉट से डॉट जोड़ते हैं, फिर उसका मतलब निकालते हैं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब आ रहा है, जिसको कहें कि रीड बिटवीन द लाइंस, लाइनों के बीच में पढ़ना पड़ता है इंटेलिजेंस में कि उसका क्या मतलब निकल रहा है। जैसे मैं सामान्य रूप से कहूँ कि जब किसी राजनीतिक रैली होती है, क्योंकि हमारे 2 वरिष्ठ राजनेता भी यहाँ बैठे हैं, ये कांग्रेस पार्टी से भी और बीजेपी से भी, तो इसमें एक अखबारों में फोटो आता है, तो जो सबसे बड़ा नेता होगा उसका फोटो सबसे बड़ा आएगा, फिर जैसे जैसे उस नेता का रैंक वैसे वैसे उसमें संगठन में है, उसी अनुसार उसके फोटो छोटे बड़े होते चले जाते हैं। नाम के भी जो इटैलिक्स है, तो किस साइज में नाम लिखा जाएगा उसके अनुसार उसका साइज बदलता जाता है। तो हम लोग जब इंटेलिजेंस कलेक्ट करते थे तो ये देखा जाता था कि इसमें सबसे ज्यादा अहमियत किसकी है। तो उसी प्रकार से जो सारी चीजें हैं वो ओपन चीजें हैं, इसमें पढ़ने में हमें चूक हुई है, इसकी जानकारी एकत्रित करने में चूक हुई है, उसको इंटरप्रेट करने में चूक हुई है, और अब तो यह है कि बहुत चीजें हैं सामने निकल के आ रही हैं। ये दुखद बात है, हमारी एजेंसियों को इसमें और चौकस होने की जरूरत है। मैं एक सवाल और पूछता हूँ, फिर और मेहमानों के पास जाऊंगा, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, ये जिसे हम साइबर स्पेस कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि आईएसआई जो है वो यहाँ इस क्षेत्र में हम भारत में देख रहे हैं। जब हमें पंजाब से लेकर और ये हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश से जैसे लोग मिल रहे हैं, हम जिनको पकड़ रहे हैं, ये रोज दायरा बढ़ता जा रहा है। इस डार्क वेब स्पेस पर आईएसआई जो है वो काफी हावी दिखाई देता है। कि भारत का तो कंप्यूटर के अंदर पूरे संसार के अंदर प्रभुत्व है, तो हम जो है, जो चाहे आगे फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, डार्क वेब है, उसमें भारत के अधिकारी या कर्मचारी कोई कम नहीं है। लेकिन इसमें सारी चीजें जो हैं, मैं इसमें कहते हैं कि इसमें मेहनत करनी पड़ती है कि एक टेबल पे बैठ के एक कंसंट्रेशन के साथ उसके साथ बैठ के उसको एनालाइज करके, और फिर ऊंचे के अधिकारियों को भी देखना पड़ता है। तो ये इसमें कोई टेक्नोलॉजी में भारत कमजोर नहीं है, देश कमजोर नहीं है। ये हमारे अधिकारियों की, हम अपनी पीठ खुद थपथपाते रहे, उसमें कोई फायदा नहीं है। ये पूरी की पूरी स्थानीय पुलिस की भी चूक है, इसमें स्थानीय जिला पुलिस की भी चूक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी चूक है। इसमें कोई डिफेंड करने का कोई रास्ता नहीं है, डिफेंड हम इसमें कर ही नहीं सकते। इस प्रकार की घटनाएं जो हैं, आजकल इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और आसान काम हो गया है। पहले जब ये पहले इंटरनेट नहीं था, उसमें ठीक है प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन काम भी आसान हुआ है। बैठे बैठे टेबल पे आप काम करिए। पहले व्यक्ति को मान लीजिए किसी के पास जाना पड़ता था, उसके घर जाना, देखना पड़ता था, उसके बराबर के लोगों को डिप्यूट करके आना पड़ता था। इसमें सीधा सवाल है, जब 3 बार कोई पाकिस्तान जा रहा है, चाइना जा रहा है, तो किसी अंधे को भी समझ में आएगा, बहरे को भी सुनाई देगा इसमें हो क्या रहा है। तो वो तो इसमें स्पष्ट रूप से लापरवाही है, और बहुत जगह लापरवाही। आजकल पुलिसिंग में क्या हो गया है कि हम बाहर की वाहवाही दिखाने में जुटे रहते हैं, जो असली मूलभूत काम है वो पुलिस में कम हो गया है, जिसकी वजह से इसमें पूरे देश में जरूरत है। और ये इस प्रकार से काम नहीं चलेगा कि बाहर हमने वो उसका कोई एनकाउंटर कर दिया, उसके खड़े हो गए, फोटो दिखा दिया, उसके बाद उसका ये कर दिया। भाई क्रिमिनल इंटेलिजेंस भी है, एंटी सोशल इंटेलिजेंस है, देश के प्रति कौन गद्दारी कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस है।
सारी की सारी को अपग्रेड करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। जी, मैं आपके पास लौटता हूं सर। आपने बड़े विस्तार से इस पूरे विषय को समझाया। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, पूर्व डीजी साहब ये कह रहे हैं, स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि स्थानीय स्तर पर लापरवाही है। अब हम ये बात करें कि वो 55 गज के घर में रहती है, उसकी आय बहुत कम है, लेकिन ये हमें देखना चाहिए था कि वो पाकिस्तान भी जा रही है, चीन भी जा रही है, पाकिस्तान एम्बेसी भी जा रही है, पाकिस्तान में 5 स्टार होटल में भी रुक रही है। तो स्थानीय स्तर पर, जिसे हम फर्स्ट लाइन कहते हैं, वहीं पर हमसे चूक हुई है। देखिए, क्योंकि डीजी साहब का अपना डायरेक्ट विभागीय तजुर्बा है और जी, वो जिन खामियों की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, उनके बारे में निश्चित तौर पर मेरे से और आपसे ज्यादा जानकारी और तजुर्बा उनके पास होने की संभावना है। इसलिए सीधे तौर पर मैं उनके किसी बिंदु को गलत नहीं कह सकता। और निश्चित तौर पर ये बात तो सबको पता ही होनी चाहिए कि चाहे इंटेलिजेंस हो, काउंटर इंटेलिजेंस हो, जासूसी हो, वो कर रहे हो या कोई हमारा कहीं कर रहा हो, हमारी इंटेल एजेंसियों के लोग भी जब पर निगाह निगरानी रखते हैं तो वो ये बता के तो जाते ही नहीं कि हम आईबी से आए हैं, या हमारा कोई राह का आदमी कहेगा मैं वरुण गोयल राव का एजेंट हूं। ऐसा नहीं होता। सब सीक्रेटली चुपचाप शत्रु पर निगाह रखते हैं। वो हमको शत्रु मानते हैं, हमारे यहां घुस, हम अपने शत्रुओं पर निगाह रखते हैं और उनके एजेंट्स पर निगाह रखते हैं। ये शहमात का खेल है, इसमें चूक होने की गुंजाइश हमेशा रहती है। जो भी चूक हुई है, मैं समझता हूं कि जो संबंधित एजेंसीज हैं वे उन चूकों को, वरुण भाई, उनका विश्लेषण करके उनको दूर करेंगी। ये काम उन्हीं के करने का है। मैं नहीं समझता कि यहां हम अपने पैनल पर बैठकर एकदम एक एक बिंदु पर उन पे चर्चा भी कर पाए। हम तो हमारी वास में, मैं फिर कहता हूं कि रामनिवास जी की स्थिति हो सकती है, कुछ इंटेलिजेंस गैदर करने के तौर तरीकों की बारीकियां ये बता दें। मैं तो ये कहूंगा इनको बतानी भी नहीं चाहिए, इनसे पूछी भी नहीं जानी चाहिए इंटेलिजेंस गैदर के कैसे की जाती है। और इंटेलिजेंस गैदर करने हमारे यहां कोई घुसपैठ कर गया, हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में कोई पत्रकार बनकर आ गया, कोई अफसर बनकर आ गया, कोई रेडी वाला बन के आ गया, तो उस पर नजर कैसे रखते हैं और उसको ठोकते कैसे, उसको पकड़ते कैसे, ये भी कोई सार्वजनिक चर्चा का विषय न हो सकता है, न होना चाहिए। मैं एक चीज लेकिन महसूस करता हूं डीजी साहब, कि जो पाकिस्तानी दूतावास का अधिकारी कर्मचारी, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि किक भी वही लेके जा रहा था अंदर, बाद में जिसके साथ इस निसार वाली यूट्यूबर के कनेक्शन की बात उजागर हुई है, उस व्यक्ति ने थोड़ा ही बताया है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आके कि भाई साहब मैं आपके यहाँ ये जासूसी कर रहा हूं, आप मुझे पकड़ लो। क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगाह में पाकिस्तान समेत किसी भी दूसरे जो यहाँ नागरिक रहते हैं किसी भी भूमिका में, खास तौर पर ये एम्बेसी वाले लोग, और खास तौर पर ऐसे देशों की एम्बेसी जहां से गड़बड़ होने की अधिक संभावना है, उनके एक एक व्यक्ति पर निगाह रखी जाती है। और निगाह रखने की प्रोसेस में ये इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, काउंटर इंटेलिजेंस का पार्ट कह सकते हैं कि भाई कोई महिला, कोई यूट्यूबर वो पाकिस्तानी एम्बेसी के किसी ए खान या ए अहमद के साथ दोस्ती बढ़ा रही है, तो कोई जरूरी नहीं होता कि उसको पहले दिन ही पकड़ लो। उसको फॉलो किया जाता है, जाता होगा, वो किस हद तक, कहां तक उनके कपड़े हुए हैं, उस पर निगाह रखी जाती होगी और पकड़ा जाता है एप्रोप्रिएट टाइम पे। इनएप्रोप्रिएट टाइम पर दुश्मन या दुश्मन के एजेंट पर हाथ डालना वो भी नुकसानदेह हो सकता है। मैं ये मानता हूं, मेरी लेमैन वाली समझ, मैं फिर कहता हूं मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी लेमैन की समझ ये कहती है कि वो पाकिस्तानी। ये पैनल यहाँ पर ये डिस्कस करने नहीं बैठा कि इंटेलिजेंस की बारीकी क्या है। ये पैनल यहाँ पर ये डिस्कस करने बैठा है कि हमारे बीच, हमारे आसपास जो घूम रहे हैं वही ऐसे निकल रहे हैं, तो हमें हैरान होना भी स्वाभाविक है और सतर्क रहना भी जरूरी है। एक
हैरानी तो इस बात पे भी इस पूरे देश को हुई थी पहलगाम हमले के बाद कि इतनी पाकिस्तान की महिलाएं जो हैं वो यहाँ रह रही हैं लॉन्ग टर्म वीजा में सालों साल। तो हम कैसे भरोसा करें कि भाई वहां की जो महिलाएं यहाँ पर जिनकी शादी हो रही है, यहाँ की महिलाओं की वहां शादी हो जा रही है और उसके बाद भी वो नागरिक भी बने हुए हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं भी सवाल खड़े करती हैं कि व्यवस्था चल क्यों रही थी। ये भी सबको हैरान कर रही थी व्यवस्था। वरुण जी, मैं ये कह रहा हूं, फिर से दोहराता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति पाकिस्तानी एम्बेसी का पकड़ करके वापस लौटाया गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर ये कई लोग पकड़े गए, इसको मैं तो प्रथम दृष्टया अपनी एजेंसीज की सफलता ही मानता हूं। हाँ, ये जो पाकिस्तानी महिलाएं हजारों हजार की संख्या में ऐसी पाई गई जिनकी शादी यहां हो रखी है, वो यहां रह रही हैं और उनके वीजा खत्म हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं कोई हिसाब ही नहीं रख रहा था, ये वास्तव में बड़ी चूक है। और जिससे भी हुई है, मैं ये मान रहा हूं कि आज का डिस्पेंसेशन ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की जांच पड़ताल कर रहा होगा, किससे कहां चूक हुई हिसाब तो करना बनता ही है। आज चूक हो जाए, 1 साल पहले हुई हो या 20 साल पहले हुई हो, ये राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा का मामला है, हिंदुस्तान की संप्रभुता का मामला है, इसमें कहीं किसी स्तर पर कोताही बरती जाने की या बरतने देने की और बरतने वालों को छूट देने की गुंजाइश नहीं है। एक अंतिम बात इसमें ये जोड़ रहा हूं इसी क्रम में कि सरकार, सरकारी अमला, इंटेलिजेंस एजेंसीज, लोकल पुलिस, ये सब सतर्क रहें, आवश्यक है। मैं ये कह रहा हूं आज के समाज के सूझवान लोग, समाज को लेकर चिंतित रहने वाले लोग, राष्ट्रभक्त लोग, वो भी अपने अड़ोस पड़ोस पर निगाह रखें। ऐसी भी एक व्यवस्था और तंत्र हमको विकसित करने की जरूरत है कि एक सामाजिक इंटेलिजेंस भी तो हो। हम भी निगाह रखें कि हमारे पड़ोस में किसी की गतिविधियां संदिग्ध हैं क्या, और अगर हैं तो सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को उसकी जानकारी देने में देरी न करें। आने वाला समय वो और चुनौतियों से भरा है और चौकन्ना रहने की पैनल आवश्यकता यहाँ है। पर वरुण भाई, बैठा है, मैं आता हूँ आपके पास, सिद्धार्थ भाई के पास चल रहे हैं। सिद्धार्थ तंवर जी, ये जो मौजूदा हमने दो परिस्थितियां देखी, एक तो हमारे अगल बगल में कोई यूट्यूबर है, कोई स्टूडेंट है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये जासूस निकल रहे हैं। दूसरा मुझे तो बहुत ही हैरानी हुई थी जब इतनी महिलाएं पाकिस्तान की यहाँ सालों से रह रही हैं और यहाँ की महिलाओं की वहां शादी हो रही है। ये दोनों विषय हैं, तो ओवरऑल आप क्या देखते हैं, सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है प्रॉपर जिसे चेक कराने की या ओवरहॉलिंग की जरूरत है? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि इस तरीके की घटना भारत में हो रही है और इसमें सरकार की भी कमी है और जो हमारी सरकारी तंत्र में जो जिन विभागों की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों का भी फेलियर है। और सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो समाज में अब हम लोग रहते हैं, सामाजिक लोग रहे, RWAs रही, जो भी अपने घर पे टेनेंट्स को रखता है, उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो लोग सरकार के इसमें भागीदार बने, वो लोग अपने टेनेंट्स का वेरिफिकेशन कराएं और जो अन्य जानकारी सरकारी महकमों के साथ साझा करना होता है और जो कोई अगर गतिविधि हो रही है उसको संदेहास्पद गतिविधि को देखते हुए सरकार को जो है रिपोर्ट भी करना चाहिए। अब एक महिला जो हरियाणा के रहने वाली है और 55 गज के मकान में रहती है, वो 2 बार अगर पाकिस्तान जा रही है तो हमारी जो एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं। और उसके तुरंत बाद जैसा बताया गया है कि वो चाइना का भी उनका वीजा लग जाता है, तो ये अपने आप में संदेहास्पद है। हमारी एजेंसीज का ये फेलियर है और सरकार को जो है कड़े कानून और कड़ी नीतियां बनानी होंगी। सिर्फ चुनावी राज्यों में जाकर के चाणक्य बनने से कुछ नहीं होगा। ये होम मिनिस्ट्री का दायित्व बनता है कि वो जो है एहतियातन सख्ती से सख्ती करे और देश में जो है सुरक्षा का जो माहौल है ये बहुत बड़ा फेलियर है। और आपने अगर एक बात मैं ऐड कर देता हूँ कि मतलब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जैसे ये पता लगा कि यहाँ तो ये महिलाएं सालों से रह रही हैं, तो हमारी कहीं नीति में ही गड़बड़ थी ना, जिसको अब ठीक करने की जरूरत है, सरकार या सरकारें जिसकी भी रही हों। जी देखिए, मैं तो इस चीज को कह ही रहा हूँ, अब ये नहीं पता ना कौन कितने साल से रह रहा है, किसका कितने साल से मूवमेंट है।
उनके पासपोर्ट जो हैं बने हुए हैं उसका टाइम टू टाइम उनको चेक किया जाना चाहिए, कितने टाइम का उनका वीजा लगा है और क्या वो व्यक्ति वापस अपने देश चला गया है या वीजा एक्सपायर करके भी यहाँ रह रहा है। अब इसमें किसकी सरकार है, किसकी सरकार थी, ये तो सवाल आज की सरकार से ही पूछा जाएगा ना। पुराने की बिल्कुल पूछा जाना सरकार का चाहिए अगर भाई। ये तो हैरानी इस बात पे कि यहाँ शादी हो रही है, नागरिकता मिली नहीं है और सिर्फ वीजा एक्सटेंड हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म वीजा में कन्वर्ट हो जा रहा है। भाई ये सब क्यों हो रहा है? ये और तो यहाँ की लड़कियों की वहां शादी हो गई है, वो यहाँ मतलब यहाँ की लड़कियों की शादी वहां हो गई और वो अपने बच्चों का इलाज कराने यहाँ आई हुई है। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है। इसमें अगर मैं बीजेपी पे कटाक्ष कर दूं या बीजेपी कांग्रेस पे कटाक्ष कर दे वो ठीक व्यवस्था की बात। बात कर रहा हूँ। वो जो सरकार में आज बैठे हैं, किसी की भी सरकार हो, जो सरकार आज अगर देश में है, जो पिछले 10-12 साल से तो कंटिन्यूसली एक ही सरकार चल रही है, तो ये सरकार का दायित्व बनता है ना। जी बिल्कुल ठीक है। रमेश जी मुझे एक बात बताएं, ये अभी जैसे चौहान साहब कह रहे थे कि हमें भी जागरूक होने की जरूरत है। अब हम देख रहे हैं एक महिला पाकिस्तान घूम रही है, 2 दिन बाद वो उसका चाइना का वीडियो आ जाता है, एक दिन वो पहलगाम में दिखाई दे रही है, एक दिन वो राजस्थान के बॉर्डर पे दिखाई दे रही है। तो जिसके लाखों फॉलोअर है वो तो यही समझेगा ना ये बड़ी धनाढ्य महिला है। उसे थोड़ी पता है कि वो 55 गज के मकान में रहती है। वो तो उसके पकड़े जाने के बाद पता लगा। उसके पिता को देख के लगा कि ये तो बहुत ही सामान्य से सामान्य परिवार है और वो एक लग्जरी लाइफ जी रही है, पाकिस्तान में 5 स्टार होटल में रुक रही है, चाइना जा रही है, कश्मीर जा रही है, राजस्थान जा रही है। पब्लिक कैसे अवेयर होगी भाई? नहीं, चौहान साहब सही कह रहे हैं कि सबको अवेयर होना चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा ऐसा हो नहीं पाता है। अब आपने कहा 50-55 गज के मकान में जो लेडी रह रही हो और उनके आप शौक देखिएगा, उनके पहनावा देखिएगा, उनकी ज्वेलरी देखिएगा, उनके कपड़े देखिएगा, क्या ये चीजें उनके घर वालों को नहीं दिखाई देती हैं? चलो माँ उनकी तलाकशुदा है, जा चुकी हैं कई समय से, ये जो बताया जा रहा है, लेकिन उनके पिताजी की आपने हालत देखी होगी वरुण जी। हैं बिल्कुल एक मजदूर टाइप के लेबर क्लास वाले लगते हैं, मतलब चेक वाली एक शर्ट पहनी हुई है, मेरे ख्याल से 100-200 रुपए की शर्ट है। तो क्या उनके पिताजी को नहीं पता होगा कि मेरी बेटी देश विदेश में घूम रही है, लग्जरी होटल में जाके घूम रही है, सब कुछ है? तो ऐसा नहीं है कि उनके घर वालों को चीजें पता ना हो। बात इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यहाँ पे आ जाती है, आप किसी देश का भी जब वीजा अगर लेते हो तो इंक्वायरी होती है प्रॉपर तरीके से, और जब पाकिस्तान का जब आप वीजा लेते हो और 1 साल फिर 1 साल के बाद में, तो उसमें लोकल इंटेलिजेंस, लोकल पुलिस सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाकायदा ये पूछताछ होती है। जो भी पाकिस्तान दोबारा से जाता है तो उसे पूछा जाता है, भाई किस मकसद से जा रहे हो, क्या काम है आपका जाने का। यूट्यूबर, आप भी पत्रकार हो, वरिष्ठ पत्रकार हो देश के, मुझे तो नहीं लगा होगा कि वरुण जी को कभी मौका मिला होगी भाई हम भी पाकिस्तान चले जाएं। अगर आपका चैनल भी अगर आपको वहां भेजेगा तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए स्टोरी करके आप आ जाओगे। अब वो 5-5, 10-10 दिन के लिए और फिर वहां से 1 सीधे महीना। ना चाइना भेज दिया जा रहा है, चाइना के बाद में और कहीं प्लानिंग की जा रही है। तो ये जंजाल हटने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, वो समझ में आता है ये चीजें किस दिशा में जा रही हैं। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे ये भी है, अभी इंटेलिजेंस जो भी इंट्रोगेट कर रही है, चाहे लोकल पुलिस हो जाए, चाहे मिलिट्री वाले लोग हो जाए, अभी उन्होंने कुछ चीजें चीजें आइडेंटिफाई नहीं की हैं कि उनकी जासूसी किस लेवल तक पहुंची थी, वो कहां तक पहुंची। जहां तक मुझे लग रहा है अभी आईएसआई के हत्थे कुछ नहीं लग पाया था, वो खिला पिला के पैसा तो फूक चुके थे वो लोग, लेकिन उनके हत्थे कोई ऐसी जानकारी लग नहीं पाई थी कि बहुत ज्यादा उनको जानकारी दे दी हो, सेना के बारे में दे दी हो, पॉलिटिकल चीज को दे दी हो। ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बन पाया क्योंकि जो कल परसों के उनके लैपटॉप भी खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल का डाटा जो बैकअप है जो खत्म कर दिया उसको भी खंगाला जाए। हाँ, इतना जरूर निकल के आया है, उनकी चैट एक आईएसआई जो उनके अधिकारी वहां के, हाँ उनसे जरूर वो निकल के आई है, वो भी उन्होंने डिलीट कर दी है, उसका बैकअप लिया है। और कोई ऐसी ज्यादा भी चीजें निकल के नहीं आ पाई हो कि भाई ये पर्टिकुलर कोई यहाँ के मंत्री या सीडीएस या कोई सेना के बड़े अधिकारी के घर की जानकारी दे दी हो, उनके अकाउंट की जानकारी दे दी हो, उनकी कुंडली खोद के दे दी हो, जिससे कि बहुत बड़ा हमें नुकसान होने वाला था। खैर ऐसा नहीं हो पाया। और इंटेलिजेंस की अगर आप फेलियर कहते हो तो उसकी आपको प्रशंसा भी करनी चाहिए कि समय रहते उन्होंने कम से कम दबोच लिया कि इससे हो सकता बहुत बड़ी चीज कोई होने वाली थी, उन्होंने दबोच लिया।
दबोचने के साथ साथ में अब उनके साथ साथ कड़ियां जुड़ रही हैं, उनके साथ कौन जुड़े थे, कौन लोग थे, उनको भी सारा इकट्ठा करके उन्होंने बाहर निकाल लिया। लेकिन ये नजीर है, ये मुझे लग रहा है इस तरीके की हमारी जांच एजेंसियों को, हमारी इंटेलिजेंस को जो चीजें हैं उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसी को बदलाव करने की जरूरत है। जो एक चीज इसमें और निकल के आ रही, जो चैनल में भी किसी चैनल में देख रहा था कि इनके कमेंट में कभी साल भर पहले एक व्यक्ति ने एक कमेंट जरूर करा था कि ये औरत बहुत सामान्य है और इसके खर्चे बहुत सही हैं और इनके ऊपर एजेंसियां नजर रखें। अगर वरुण जी आपके नजर में अगर ये चीज आई हो एक आदमी तो अलर्ट, एक मतलब कोई एक आदमी अलर्ट था जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऐसा जो अलर्ट है वो होना चाहिए लोगों को। जिस जागरूकता की आप बात कर रहे थे, जो चौहान जी कह रहे थे कि नहीं, इस तरह की जागरूकता सबके अंदर होनी चाहिए और ऐसे जागरूक इंसान होना चाहिए। अब बताइए, एक सामान्य व्यक्ति को जब शक हो रहा है किसी महिला पे, किसी लेडी पे, तो लोकल पुलिस क्यों चूक खा गई? हम्म। इंटेलिजेंस कैसे चूक खा गई? जो आसपास के जो लोग थे मोहल्ले पड़ोस के, वो कैसे चूक खा गए? ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। तो मैं तो कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। बहुत सारी चीजें यहाँ से होने से बच गई। और रही बात, देखो सेना की, ये कहा जाता है कि सेना की जो गुप्त जानकारियां कोई बाहर भेज देगा। देखो सेना हमारी इतनी कमजोर नहीं है कि सेना भाई अपना दरवाजा खोल के बैठी हो कि आप आइएगा, हम आपको नाश्ता करवाते हैं, हमारे वेपन्स आपको दिखाते हैं, हमारे इनपुट्स जो हम बना रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। इतना नहीं है हमारे सेना के अंदर। अगर आप राफेल भी जब खरीद के लाते हो तो राफेल का आप ढांचा देख सकते हो, उसकी फोटोग्राफी ढांचे से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसके इंजन खोल के भी आपको दिखा देंगे इसमें तेल कितना आता है और इतनी मारक क्षमता कितनी है, ये नहीं बताई जाती है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि उस लेडी के पास सेना से जुड़ी जुड़ी हुई कोई बहुत ज्यादा उनके पास जानकारी आ गई हो जो आईएसआई को कन्वर्ट दे दे, उनको भेज दे। तो खैर यहाँ पे मैं फिर कहूंगा देरा दुरुस्त है। अब इस लेडी से कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए कि इनकी मंशा क्या थी और फ्यूचर में इनका मकसद क्या था, और इनके साथ में हिंदुस्तान के, मैं कहता हूं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला है, एक ऑपरेशन गद्दार भी चलना चाहिए। इस लेडी के माध्यम से जितने छिपे हुए गद्दार हैं, जासूस हैं, उन सबको एक एक करके बाहर निकालना चाहिए। जी। ठीक है, मैं एक बार राम निवास जी के पास चलता हूँ, पूर्व डीजीपी साहब के पास। सर, ये जब हम देखते हैं ये मेडिकल टूरिज्म हो रहा है, ये श्रद्धालुओं के लिए वीजा लग रहा है। अब वो जो कैथल का लड़का पकड़ा गया, मात्र 25 साल की उम्र है, वो गया था करतारपुर कॉरिडोर, वहां पे वो आ गया उन लोगों के संपर्क में, फिर वहां से उसने पटियाला कैंट की फोटोज खींचकर भेज दी। तो मूल प्रश्न ये है कि एक देश जिससे हमारे संबंध किस तरह के हमें मालूम है, हमें अपनी नीति में बहुत व्यापक बदलाव की आवश्यकता है क्या? बहुत कड़ाई कर देनी चाहिए इन मामलों को लेकर। जब हमें पता है इधर से ये महिला जो है ये गई एम्बेसी में, तो संपर्क में आ गई दानिश के, गजाला नाम की महिला गई, वो भी दानिश के संपर्क में आ गई, कोई यामीन भी आ गया, ये सब उसके लिए काम कर रहे थे, ऐसी खबरें। हमारी शक्ति का स्तर क्या होना चाहिए जब हमें पता है कि हमारा पड़ोसी शत्रु भाव और शत्रु राष्ट्र ही है? ये वरुण जी, जो सरकार की नीति है उसमें कोई कहीं गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, क्योंकि सामाजिक सद्भाव के कारण, आपसी मेलजोल के कारण देशों के आपसी संबंध समाज के माध्यम से सुधरते हैं। करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर हमारे लिए उतना ही पूजनीय स्थल है, बल्कि हमारे पूरे देश के लिए इतना पूजनीय स्थल है, वहां जाना आना बिल्कुल होना चाहिए। और आवागमन भी, व्यापार भी, इससे संबंध मजबूत होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। पर मूल जो प्रश्न उठता है वो ये है कि हमको जो थाना स्तर पर ये बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी एजेंसी, जो सबसे मूलभूत चीज क्या है कि यदि आप रोजाना खान पान खराब रखेंगे तो डॉक्टर आपका कुछ नहीं कर सकता। हमारे जो थाना स्तर पे जो काम हो रहा है, जो सुधार की आवश्यकता है, अभी जो मेरे सभी साथियों ने बताया, सारे सिस्टम ऑनलाइन है, ऑन है, कोई नीति में परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। मात्र ये है कि उसको लागू करने की जो जो है उसकी जरूरत है। जैसे ये है कि कौन जा रहा है उसका पता लगा, 2 मिनट का काम है भाई, आप 3 बार क्यों जा रहे हैं, इतना पूछना था वहां के थाना प्रभारी को। या चाइना भी जा रहे हो भाई, आप पहले पाकिस्तान गए थे, चाइना गए थे, भाई क्या कैसे बहुत अच्छे घूमने जा रहे हो, इतने में ही शक की सुई
और उठा के अपने एसपी को 2 लाइन लिख के भेज देती, एसपी ऊपर दिल्ली भेज देता। तो उसके सारे के सारे वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमें भी इनके माध्यम से जानकारी मिल सकती थी यदि हम सही समय पे इनका उपयोग करते, क्योंकि रोका टाकी से वो काम नहीं चलेगा। हम भी अपनी इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं तो हम भी अपना कोई साधन भेजते हैं या अपने व्यक्तियों को उनके अंदर इन्फिल्ट्रेट भी करते हैं, जैसे कि अभी चौहान साहब बता रहे थे, वो सब करते हैं। लेकिन असली काम ये है कि जो थाना प्रभारी वर्किंग है, थाना स्तर पर जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है, जिला स्तर पर जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है, उसके अंदर मजबूती की देश के अंदर बहुत आवश्यकता, वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। ये मैं उसी संदर्भ में कह रहा था कि भाई कोई अगर वहां से गया है और आ रहा है तो फिर उस तरह का सर्विलांस, उस तरह की नजर जो है वो रखनी चाहिए, चाहे वो दर्शन के लिए गया है। मैं उसी भाव में इस बात को कह रहा था भाई। वो उसका तरीका है, मतलब पहले से ही तरीका है, जो लौट के आता है उससे बुला के पूछना चाहिए थाने को कि भाई आप क्या करके आए हो वहां पे। जैसे हम अपने किसी बच्चे को बाजार भेजते हैं या किसी सर्वेंट को भी बाजार भेजते हैं तो बाजार में उसको पैसे देकर भेजते हैं कि भाई आप ये काम करके आइए, और आके फिर यदि पूछते हैं कि भाई तुम उसमें कितना सामान लाए, क्या करके आए, कैसे क्या किया, ये इंटेलिजेंस का काम है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस का काम जिसको कहे कि बिना दिखावे का है और बड़ी मेहनत का काम है और बड़ी लगन का काम है, तो वो थाना स्तर पे उसमें ढिलाई जो हो रही है उस पे सख्ती की जरूरत है। यदि वो सिंपली थाना प्रभारी, हर थाना प्रभारी पूछे भाई तुम इससे जो व्यक्ति बाहर गया है, मान लीजिए किसी गांव में से 10 व्यक्ति पूरे साल भर में, 50 व्यक्ति साल भर में बाहर जाएंगे, पंजाब के कुछ जिलों को छोड़ दें या दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ दें, तो गांव में या वैसे इसमें इतने लोग जाते हैं, वो तो आपकी नजर में रहने चाहिए। तो थाना प्रभारी का जो मूलभूत काम भी है उस काम को वो यदि ज्यादा ध्यान देगा तो ये देश की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। तो मेरा निवेदन ये है कि थाना स्तर पर इनको और जाके थाना प्रभारियों को उनको ट्रेनिंग भी दें, उनके ऊपर दबाव भी बनाएं, उनसे जानकारी भी लें कि भाई जैसे मैंने घर में कहा कि हम अपने बच्चे से पूछेंगे कितना सामान खरीद के लाए, कितने पैसे वापस लाए, ये एक सिंपल सा प्रश्न है। यही थाना प्रभारी को पूछना है कि वो पाकिस्तान गया था, वो क्या करके आया, उसको बुलाइए, चाय पे बुलाइए या वैसे बुला लीजिए, इतने में ही कंट्रोल हो जाता है, ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने ये पूरे 35 साल देखा है कि लागू करना है, वो नीतियां कोई कमजोरी नहीं है, सिस्टम ऑनलाइन है, सारा सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो रामनिवास जी ने बात कही ना, इतने में कंट्रोल हो जाता है, मुझे याद आ गया कि अभी एक और ऐसे यूट्यूबर है जो घूमते हैं, तो उन्होंने बड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए अपना वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान जाते हुए वाघा बॉर्डर पे भारतीय सुरक्षा बलों ने उनसे बहुत पूछताछ की, उनको अलग से कमरे में ले गए, वो बड़ी नाराजगी जाहिर की उन्होंने। हालांकि उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया है अब, लेकिन पूछने से काम हो जाता है, ये मूल भाव है। ठीक है, मैं आगे बढ़ते हुए अब चौहान साहब, रमेश जी कह रहे हैं ये वेकअप कॉल है, ये देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब ये जागने का समय है। और कांग्रेस से सिद्धार्थ कह रहे हैं भाई 10-12 साल से जिनकी सरकार है उनसे तो पूछा जाएगा। देखिए यहां किसकी सरकार, मेरी सरकार, ये इसमें उलझने की मैं नहीं समझता कोई गुंजाइश। ये देश का मामला है साहब, कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार, उसका हित या उसके वो देश के हित से, भारत के हित से बड़ी नहीं है। अगर 50-50, 40-40 साल से यहां बगैर वैध दस्तावेजों के पाकिस्तानी महिलाएं ब्याह करके रह रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, और उनकी तादाद वो हजारों की संख्या में है, कोई सैकड़ों में नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह काम जो 50 साल पहले सरकार थी, 20 साल पहले सरकार थी, 15 साल पहले सरकार थी, उनसे ज्यादा पूछना बनता है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि 10 साल से 11 साल से हमारी सरकार है, तो हमको भी आत्मनिरीक्षण तो करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की पृष्ठभूमि में ही सही चीजें अब सतह पर आई हैं, तो निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि सिस्टम में कहां एरर थी,
प्रोसीजर्स को कहां हमने राम भरोसे छोड़ दिया कि फर्क पैंदा है जी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ नहीं होता। ये एटीट्यूड कहीं आया है तभी ये स्थिति पैदा हुई। मैं आदरणीय रामनिवास जी से कई मायनों में सहमत हूं। नीतियां फिट हैं, कानून के प्रोविजन बहुत सख्त हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई एक आज नई क्रांतिकारी प्रावधान नए करने से कुछ हो जाएगा। केवल हुआ ऐसा लगता है कि ओवर द ईयर्स, ओवर द डिकेड्स, जो पहले से सेट मापदंड थे, प्रोटोकॉल्स थे, कहीं ना कहीं उनको लागू करने में शिथिलता आई है। जो करने का अभ्यास हमारे एसएचओ का रहना चाहिए था, जो करने का, जो निगरानी करने का, करवाने का अभ्यास हमारे पुलिस सुपरिंटेंडेंट का रहना चाहिए था, कहीं ना कहीं उससे चूक तो हुई होगी, वरना ये स्थिति पैदा नहीं होती। निश्चित तौर पर मैं हरियाणा की बात कर सकता हूं। नई परिस्थिति में, नए तथ्यों और नए संदर्भों में हरियाणा का पुलिस तंत्र वो निरीक्षण की प्रक्रिया मेरे और आपके कहने से पहले शुरू कर चुका होगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चूक किसी से हुई है तो उससे हिसाब मांगेंगे। और कहीं कोई देसी बोली में कहना हो, कोई बिरड़ फूट रही है, कोई नाका टूट रहा है, तो भाई उस नाके को मूंदेंगे और दुष्टों को, शैतानों को नाथेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट संकेत, इंगित जो रामनिवास जी ने किया, उसको रिपीट करने में मुझे लगता है कि कोई मुझे संकोच नहीं है। और वो ये कि एक बार नए सिरे से हमारे स्थानीय जो पुलिसिंग का तंत्र है उसकी चौकसी के मामले में, इंटेलिजेंस गैदरिंग के मामले में रीओरिएंटेशन, रीट्रेनिंग और रीअलाइनमेंट का विचार होना ही चाहिए। वो हो रहा होगा पक्के तौर पर। एक छोटी सी बात मैं फिर दोहराऊंगा, वो है समाज के भीतर दायित्व बोध का। मैं एक जरा सी बात आपको बताता हूं। मैं लंबे समय तक चंडीगढ़ में रहते हुए जीरकपुर में भी रहा, पंचकुला में निवास है। हमारे यहां साधारणतया चंडीगढ़ में भी, पंचकुला में भी, जीरकपुर में भी जो एक मैंडेटरी किराएदार की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, कौन किसके मकान में आकर रहने लग गया और रह रहा है, उसकी वेरिफिकेशन मकान मालिक उसको भी पूरा करना आवश्यक नहीं समझते। और मकान मालिक आवश्यक नहीं समझते तो संबंधित पुलिस थाने और चौकियां वे भी बहुत बार हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। कई कई महीने, कई कई बरस तक लोग रह एक के। सवाल ऐड कर दे रहा हूं मैं। आपने कहा कि जो एटीट्यूड था की फर्क पैंदा है, वो तो मामला ठंडा होने के बाद फिर ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा, उसका कैसे इलाज करेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि हमको अलर्ट होना है, हमको चौकन्ना होना है। हो रहे हैं। सामाजिक दायित्व बोध जगाने के लिए भी सामाजिक संगठनों को एक स्पेसिफिक और फोकस्ड अभियान इस नई परिस्थिति में चलाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर मेरे हिसाब से जारी है, वो चलता रहेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर किसी दिन पूरी तरह थम भी जाए, उसके बावजूद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और ऊपर जम्मू कश्मीर तक ये जो सरहद के सूबे हैं या हमारी सीमाएं जहां कहीं चाहे चीन से लगती हैं, बांग्लादेश से लगती हैं, सीमावर्ती जिलों के, खास तौर पर सीमावर्ती प्रांतों के, सीमावर्ती जिलों के नागरिकों में एक नए किस्म का सतर्कता और दायित्व बोध जगाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के एफर्ट्स वो करने की जरूरत है। वो काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि दुश्मन थकने वाला नहीं। दुश्मन तो गजवाए हिंद तक न रुकने का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष, पाकिस्तान की सरकार ये कहती है कि गजवाए हिंद के लिए पैदा हुए हैं और मर भी जाएंगे इस प्रक्रिया में तो हमें खुशी होगी, हम तो अल्लाह का मिशन चला रहे हैं। वो तो भारत की होना चाहिए। ठीक है जी। सिद्धार्थ जी, ये हम इसे कहें कि जी वेकअप कॉल है और लोगों को जागृत होना है, समाज को जागृत होना है, एजेंसियों को दूसरे सिरे से या नए सिरे से फिर से अलर्ट होना है और इग्नोर करने का भाव नहीं आना चाहिए। इन सब से होगा या फिर ओवरऑल एक बड़ी चेंज की जरूरत है हमें? देखिए, इसमें सबसे पहले तो है एक पॉलिसी
जो हमारी अभी चलती आ रही है उसका एक बार पुनः रिव्यू करने की जरूरत है, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें नए सिरे से नए पैरामीटर्स को जोड़ने की भी जरूरत है और उसको धरातल पर उतारने की जरूरत है। अगर कोई पाकिस्तान जा रहा है और दो बार जा रहा है तो लोकल जो पुलिस है उसको जो है उस बारे में टाइम पर सूचित किया जाना चाहिए और उसकी इंटेरोगेशन की जिम्मेदारी बनती है कि क्या ऐसा माजरा है कि ऐसा क्यों मतलब रिपीटेडली पाकिस्तान जाया जा रहा है। और इस तरीके से जो है हम इस पर लगाम लगा सकते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग भी हम बुला सकते हैं और उसमें जो साथ में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे पुलिसिंग के और सेना के अधिकारीगण हैं उनको बुला करके पॉलिसी निर्माण में, बेशक थोड़ा समय लग जाए पर एक अच्छी पॉलिसी की देश को सख्त जरूरत है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो ये लोग जासूसी करके जानकारी दूसरे देश को देते हैं, अब अगर ये हमला जो हुआ है पहलगाम में, अगर ये जासूसी के थ्रू करवाया गया है कि इनपुट दिया गया हो और उससे जो है हमला हुआ है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो क्योंकि और दूसरी चीज मतलब राजनीतिक आरोप इस पर जो है मुझे करना ठीक नहीं लगता है, पर हम सबको इसमें मिलकर के समय रहते आगाह होकर के और सबको अपना दायित्व निभाना होगा, बेशक वो एक सिविलियन हो और चाहे वो सत्ता में बैठे हुए दल हो और सरकार। ठीक है रमेश भाई, मुझे एक बात बताएं, क्या सार्क वीजा नीति प्रासंगिक है आज के समय में? जी जी रमेश भाई, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, देखिए कहीं म्यूट तो नहीं है। हाँ हाँ, सवाल एक बार करिएगा, क्या कहा आपने? मैं कह रहा था कि ये सार्क वीजा नीति जो है ये कितनी प्रासंगिक रह गई है अभी आज के समय में? नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। और दूसरी बात है, मुझे लग रहा है सरकारों को इस दिशा में रिफॉर्म करने की जरूरत है और चीजों को फिर पुराने जो पन्ने हैं उसको पलटने की जरूरत है। क्योंकि अगर अगर इसका सहारा लेते रहे, जैसे अभी पूरा मामला हुआ 10-10 15-15 साल, जो पाकिस्तान की जो महिला है वो यहाँ पे हैं वहां पे भी शादी की हुई है, यहाँ पे भी शादी की हुई है, वो तो कहो कि किसी के बहाने कम से कम चीजें बाहर निकल के आ गई, नहीं तो ये चीजें और बढ़ जाती। अब रही बात वीजा नीति हो जाए या दूसरी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, ऐसे लोगों पे नजर रखने का भी एक तंत्र बनना चाहिए, जो बार बार ऐसे जगहों पे जा रहा है जो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, जो हम लोगों से हमेशा कन्फ्लिक्ट उनके साथ में रहता है। तो ऐसे लोगों पे नजर रखने की जरूरत है। और रही बात, एक सख्त कानून और बनना है। देखो, प्रावधान बहुत मजबूत है इस समय, लेकिन ऐसा नहीं है कि जांच हो गई है उसके बाद में जो जांच के हिसाब से जो भी सेक्शन लगता है उसकी सजा दे दी चाहिए, नहीं। मुझे लगता है इस पे एक ऐसा कानून और ऐसी कोई प्रावधान बनना चाहिए जो ऐसी सजा हो जो नजीर हो दूसरों के लिए। दूसरा कोई भी जासूसी करने के लिए देश के खिलाफ, और देश के अगर खिलाफ अगर कुछ भी कर रहा तो उसके लिए इस तरह के सजा का प्रावधान हो, ताकि वो क्या, वो उसकी सातों पुश्तें डरे। लेकिन इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये चीजें रुकने वाली नहीं है। आज एक ज्योति ने अंधेरा फैला दिया है, फिर दूसरी कोई ज्योति आएगी, फिर तीसरी कोई आएगी, क्योंकि ये चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जासूसों की भारत से निकले हुए लोगों की कमी है, भरमार है। आपको हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह आपको जी, हम सबको अलर्ट होने की जरूरत है। माफी चाह रहा हूँ रमेश भाई, समय मुझे इजाजत दे रहा है इतनी, लेकिन बहुत संवेदनशील विषय था जिस पर हम बात कर रहे थे और राम निवास जी ने जिस तरह का प्रकाश डाला है, उम्मीद करते हैं पार्टियां तो समझेंगी, सरकारें और जो हमारे नीति निर्धारण करने वाले हैं, जो तंत्र है और अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी है, वो इसे गंभीरता से लेंगे। चौहान साहब माफी चाहता हूँ, समय इतना ही था। आप चारों को, मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात क्या है कि जो युद्ध है वो बॉर्डर पर लड़ा जा रहा है, मैंने शुरू में कहा था, लेकिन देश के भीतर भी लड़ा जा रहा है। और जब देश के भीतर लड़ा जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा हथियार है सूचना, इंटेलिजेंस। तो हमें भी सतर्क होना पड़ेगा और प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि कोई ज्योति, कोई गजाला, कोई यामीन, कोई अरमान, ये जो लोग हैं ये हमारे बीच के ही लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं। लेकिन समझे तो सही कि कम से कम हमारे बीच में रहने वाले लोग पाकिस्तान के अधिकारियों से, आईएसआई के लोगों से बात कर रहे हैं,
सूचना कितनी साझा कर रहे हैं वो तो पता लगेगा, लेकिन क्या ये हो रहा है वो अपने आप में चिंता का विषय नहीं है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।